चलो भाई, अमेलगमेशन। अमेलगमेशन सबसे पहले हम बात करेंगे बायर के बाद। बायर की बुक्स में क्या करोगे, सबसे पहली एंट्री बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर। ये एंट्री किस वैल्यू पे डालनी है, पीसी, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, जो भी आप इक्विटी शेयर होल्डर या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करोगे। इक्विटी और प्रेफरेंस को क्या पे करना है, क्वेश्चन दो तरीके का होगा। या तो आपको स्पेसिफिक बताएगा कितना देना है, स्पेसिफिक मतलब बताएगा इतने नंबर ऑफ शेयर देने हैं, इतना कैश देना है। स्पेसिफिक बता दिया तो फाइन, नहीं बताया तो आपको नेट एसेट मेथड लगाना पड़ेगा। नेट एसेट मेथड में क्या करोगे, सेलर कंपनी के सारे एसेट्स उठा लो। कौन से एसेट्स, वो एसेट जो टेक ओवर कर लिए, किस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे टेक ओवर करे हमने। हमने क्या करना था, पीसी निकालनी है। पीसी क्यों निकालनी है, क्योंकि पहली एंट्री डालनी थी बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, उसके लिए पीसी चाहिए। पीसी निकालने के लिए आ गए। पीसी निकालने के लिए दो तरीके, या तो क्वेश्चन खुद से बता देगा कि इक्विटी और प्रेफरेंस को इतना देना है, या स्पेसिफिक दस्ता इतना देना, फिर तो कर लियो। इतने नंबर ऑफ शेयर देने, एक शेयर की फेयर वैल्यू कितनी, इशू प्राइस क्वेश्चन बताएगा। कोई नहीं, 10,000 शेयर इशू करना है, एक शेयर 140 का है, तो इशू प्राइस उठाना है 10,000 इंटू 140 इतनी वैल्यू। प्लस बताएगा प्रेफरेंस होल्डर को कितना देना है, कितने शेयर देने हैं, एक शेयर कितने का, दे दिया। प्लस बता देगा कैश कितना देना है, दे दिया स्पेसिफिक, तो कैश भी जोड़ लो, पीसी बन गया, एंट्री डाल दो। अगर क्वेश्चन ये कह दिया कि एक तो शेयर्स देने हैं प्लस कैश देना है, कैश देना है बेसिस ऑन एसेट्स लायबिलिटी, बेस ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, आपको स्पेसिफिक नहीं बताया, आपको नेट एसेट मेथड लगाना। नेट एसेट मेथड लगाना पड़ेगा फॉर द पीसी की कैलकुलेशन। नेट एसेट मेथड के लिए आप क्या करोगे, सेलर कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी जो टेक ओवर कर ली हमने वो सारे उठा लो। एसेट्स वही उठाने हैं जो टेक ओवर कर लिए, लायबिलिटीज वही उठानी है जो टेक ओवर कर ली, एसेट माइनस लायबिलिटी कर। एसेट्स और लायबिलिटी किस वैल्यू पे उठानी है, जो टेकन ओवर वैल्यू, फेयर वैल्यू है। तो क्वेश्चन में कॉन्ट्रा कैंसिल दिया होता है, तो कॉन्ट्रा कैंसिल करने के बाद या कॉन्ट्रा कैंसिल करने से पहले, कॉन्ट्रा कैंसिल करने से पहले, क्योंकि अपा अभी तक सिर्फ सेलर कंपनी की हाथ में खड़े हैं, सेलर कंपनी की बुक्स में खड़े, तो कॉन्ट्रा कैंसिल करने से पहले। हाँ, एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि डिबेंचर को डिस्काउंट पे ऑफ करेंगे 5%, बट आफ्टर टेक ओवर। तो उसमें कहा था डिबेंचर को 5% डिस्काउंट बट आफ्टर टेक ओवर। आफ्टर टेक ओवर होने की वजह से नेट एसेट मेथड में जेडे एसेट माइनस लायबिलिटी कितना होते डिबेंचर चक्के एट बुक वैल्यू ओनली, क्योंकि जो डिस्काउंट क्वेश्चन ने कहा था वो आफ्टर टेक ओवर कहा था। पर उसी क्वेश्चन में ये भी कहा था कि इन्वेंट्री और डेटर 2-2% 2.5% कटा के चकने हैं। वो इन्वेंट्री और डेटर तो हमने कटा के उठाए थे, तो यहाँ से ये पता लगा जो एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर करने हैं नेट एसेट मेथड में, एसेट प्लस करने लायबिलिटी माइनस करनी है एट फेयर वैल्यू ही है। पर हाँ, एक आधा पॉइंट अगर ऐसा आ जाए कि आफ्टर टेक ओवर, फिर वो एट बुक वैल्यू है, एसेट माइनस लायबिलिटी। जब लायबिलिटी माइनस करेंगे उसमें डिबेंचर भी माइनस कर देंगे, वो भी लायबिलिटी है। एसेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो आपको पीसी निकल आएगी, इक्वल टू पीसी। पीसी कितना आपने पे करना है टू द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पीसी की वैल्यू आ गई, चलो ये सारी वर्किंग नोट थे साइड पे हटाओ। पहली एंट्री क्या थी, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, जो पीसी की वैल्यू आई है उस वैल्यू पे एंट्री पोस्ट कर दो, कर दी। नेक्स्ट काम, एक और बार बताता हूँ, एक और बार बताता हूँ, आगे जैसे जैसे चलेंगे उस वैसे वैसे पता क्या होगा, क्वेश्चन पता क्या बोलेगा, गुडविल कंप्यूट करो इन द बुक्स ऑफ सेलर। क्वेश्चन बोलेगा गुडविल कंप्यूट कर दो इन द बुक्स ऑफ सेलर, इन द बुक्स ऑफ सेलर। क्वेश्चन जैसे वो बचपन में प्लस 2 में निकालते होते ना गुडविल, 4 साल का प्रॉफिट, 4 साल के प्रॉफिट का वेटेड एवरेज 3 ईयर की परचेज, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन है। 4 साल का एवरेज करके 3 ईयर की परचेज करके सेलर के हाथ में गुडविल निकाल ली। अगर सेलर के हाथ में गुडविल निकाल ली तो वो फेयर वैल्यू निकालने के काम में आएगी, एसेट टेकन ओवर में वो न्यूली कंप्यूटेड गुडविल भी जोड़ोगे। नेट एसेट मेथड जो लावांगे वो तो एसेट टेकन ओवर प्लस ये आपको गुडविल भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल भी एक तरीके से टेकन ओवर हो रही है, बिजनेस टेक ओवर हो रहा है, तो प्लस वो न्यूली कंप्यूटेड गुडविल भी जोड़ेंगे। तो जब एसेट टेकन ओवर उठा रहे हैं, जब एसेट टेकन ओवर उठा रहे हैं, एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर इक्वल टू पीसी, उदो एसेट ਦੇ ਵਿੱਚ अगर प्रीपेड एक्सपेंस पे हो चकना कि नहीं, नहीं वो नहीं उठाना, वो नहीं उठाना, वो डेड है, छोड़ देना। और अगर बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल पड़ी है वो उठानी है कि नहीं, हाँ वो उठानी है, पुरानी गुडविल जो बैलेंस शीट में पड़ी है वो उठानी है। सारी एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू योर पीसी, पीसी पे एंट्री डाल दिया आपने, ठीक। दूसरा काम क्या करना है, एसेट्स डेबिट, बायर की बुक्स में खड़े हैं अपन, बायर की बुक्स में दूसरा काम क्या करना है, एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज ब्रैकेट पीसी, एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू पीसी। डिफरेंस जो रहेगा या तो गुडविल कैपिटल रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व। एसेट्स डेबिट करेंगे एट व्हाट वैल्यू, जिस वैल्यू पे टेक ओवर किया।
अगर कॉन्ट्रा कैंसिलेशन वाली आइटम हुई तो कॉन्ट्रा कैंसिल करने से पहले या बाद? पहले 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 विदाउट कॉन्ट्रा कैंसिल वाली एक बार एंट्री डाल दो। डेटर क्रेडिटर अगर कॉमन भी हो ना तो एक बार कॉमन हटाने से पहले वाली फिगर डाल देना। एंट्री कर दी एसेट डेबिट टू लायबिलिटी। लायबिलिटीज में टू डिवेंचर होल्डर करना, टू डिवेंचर नहीं करना, टू डिवेंचर होल्डर। उसके बाद आपने डिफरेंस या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व, या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व, डिपेंड्स अपॉन परचेज है या फिर मर्जर है। मेथड ऑफ परचेज कब होता है? जब क्वेश्चन कह दे कि एक आधा एसेट हमने छोड़ दिया तो परचेज। क्वेश्चन कह दे कि एक आधा एसेट हमने इस वैल्यू पे उठा लिया, फेयर वैल्यू दे दे तो भी परचेज। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमने इक्विटी शेल्डर को थोड़ा सा कैश दे दिया तो भी परचेज। पर अगर क्वेश्चन कहे कि सारे एसेट टेकन ओवर, सारी लायबिलिटी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू टेकन ओवर और शेयर होल्डर को कल कैश ही दिया है, शेयर होल्डर को कल शेयर ही दिए हैं, तो अगर परचेज होगा तो गुडविल कैपिटल रिजर्व, अगर मर्जर हो गया तो जनरल रिजर्व। वन मोर थिंग, अगर परचेज हो गया तो सेलर के रिजर्व सरप्लस नहीं उठाने, अगर मर्जर हो गया तो सेलर के रिजर्व सरप्लस भी उठानी है। हम जो एंट्री कर रहे थे ना बायर की बुक्स में, एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू पीसी, अगर मर्जर हो गया तो टू जनरल रिजर्व्स, टू पी&एल, टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, जितने भी रिजर्व पड़े होंगे ना सेलर कंपनी के हाथ में सारे रिजर्व क्रेडिट कर देना अगर मर्जर का केस हो गया। हाँ, सेलर कंपनी के हाथ में अगर जनरल रिजर्व पड़ा हुआ ना वो ना क्रेडिट करना। वो क्यों ना क्रेडिट करना? क्योंकि एंट्री का बैलेंस फिगर जनरल रिजर्व निकाल, बायर कंपनी ने सारी एसेट डेबिट टू सारी लायबिलिटी टू सारे रिजर्व्स पर जनरल रिजर्व छट के, क्योंकि जनरल रिजर्व बैलेंस फिगर काट देंगे। एसेट टू लायबिलिटी की एंट्री पा। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है आपने? सारी एसेट लायबिलिटी उठाई है, अब कॉन्ट्रा कैंसिल वाला काम अब करो। कॉन्ट्रा कैंसिल वाला काम करने के लिए क्रेडिटर डेबिट टू डेटर। क्वेश्चन कहेगा एक ने दूसरे को गुड्स सेंड किए थे, सेल किए थे, जिसमें से कुछ अनबिके रह गए, अनरियलाइज प्रॉफिट है, उस अनरियलाइज प्रॉफिट का इस डेटर क्रेडिटर की कॉन्ट्रा कैंसिलेशन में कुछ नहीं करना। नेक्स्ट हटा दिए। BRBP होगा वो भी हटा देंगे। पर कई बार पता है क्या बोलता है, कहता है उसका बिल पेबल 1 लाख, हमारा बिल रिसीवेबल 1 लाख, पर हमने 1 लाख में से 40,000 इंडोर्स कर दिए किसी और को, तो हमारे पास कितने पड़े हैं? 60,000। तो कॉन्ट्रा कैंसिल कितना करोगे? सिर्फ 60,000। कॉन्ट्रा कैंसिल कर दिया। उसके बाद ऊपर अपन ने डिवेंचर होल्डर क्रेडिट किया था, तो अगली एंट्री में क्या करोगे? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू नवे डिवेंचर इशू कर दोगे। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन कहेगा कि बायर ने सेलर के बिहाफ पे लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कर दिए। अगर लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कर दिए, यशमीत सुन नहीं रहा है तो है ना, दिमाग खराब नहीं है, नहीं उच्ची उच्ची बोली है ना, बार बार गड़ा पाड़ी है ना, 10-10 बार रिपीट करिए ना, कल भी शायद याद हो जाए कहानी। बायर ने अगर सेलर के बिहाफ पे लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कर दिए या उसे रिम्बर्स कर दिए, दोनों ही केस में बायर की एंट्री करेगा टू बैंक। डेबिट क्या करेंगे? वो जो ऊपर वाली एंट्री में गुडविल या कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व आया था ना, उसी में इफेक्ट जाएगा। एक सर अगर क्वेश्चन में अनरियलाइज प्रॉफिट होगा ना, अनरियलाइज प्रॉफिट आपको निकालना होता है, निकाल लिया, उस अनरियलाइज प्रॉफिट की एंट्री करनी होती है टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू घटानी है, डेबिट करना है। अब डेबिट क्या करना होता है? प्रॉफिट डेबिट करना होता है। अब दो केस बनेंगे इसमें। अगर तो बायर कंपनी ने बेचा होगा, बायर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया होगा, फिर तो बायर कंपनी का P&L डेबिट। पहली बात, आप एंट्री किसकी बुक्स में कर रहे हैं? बायर कंपनी की एंट्री बायर कंपनी की बुक्स में कर रहे हैं। ये सोचो उन गुड्स की ने बेची सी, अगर गुड्स बेची होंगी बायर कंपनी ने फिर तो P&L डेबिट, आपदा P&L। और अगर गुड्स बेची होंगी सेलर कंपनी ने, फिर हमारे पास तो है ही नहीं उसका P&L। तो फिर आप क्या करोगे? ऊपर वाली एंट्री में गुडविल या कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व जो भी था वो वाला लेजर डेबिट कर। गुडविल था तो गुडविल डेबिट, कैपिटल रिजर्व था तो कैपिटल रिजर्व डेबिट, या फिर जनरल रिजर्व डेबिट अगर ऊपर जनरल रिजर्व आया। ये हो गया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटाने वाला, हटा दिया। पहले काम बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, दूसरा काम एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू पीसी।
अगर मर्जर का केस है तो 2 रिजर्व्स, बैलेंस गुडविल रिजर्व, गुडविल या कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व हो गया। अगला कॉन्ट्रा कैंसिलेशन, कॉन्ट्रा कैंसिलेशन अगर डेटर क्रेडिटर करना है तो यूआरपी का कुछ नहीं करना। अगला अनरियलाइज प्रॉफिट अगर हटाना है तो 2 इन्वेंट्री, डेबिट क्या करोगे आप, बायर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो P&L, सेलर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो गुडविल कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, हमने लिक्विडेटर को पे करना है। पहले एंट्री डाल दी बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, लिक्विडेटर क्रेडिट पे खड़ा है, उसको पे करने के लिए एंट्री डालो लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू, क्या देना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू SPR, टू कभी कभी कैश कर दिया। ठीक हो गया। इतना काम करने से बायर के हाथ में एंट्री सारी कंप्लीट होगी, बायर के हाथ में सारा काम कंप्लीट। एक और बात बता दूँ, कभी कभी क्या होता है, बायर दो कंपनीज को इकट्ठा एक्वायर कर रहा होता है, मतलब वो होता है ना, एग्जांपल L लिमिटेड अलग थी, K लिमिटेड अलग थी, न्यू कंपनी क्या बनेगी LK। तो इस केस में बायर ये सारी एंट्रियाँ 2 बार डालेगा, एक बार K के लिए एक बार L के लिए, डाल दी डाल दी। K की जब एंट्री डाली थी तो निकला था गुडविल डेबिट, L की जब एंट्री डाली तो निकला कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। अब बैलेंस शीट में सर गुडविल और कैपिटल रिजर्व दो अलग अलग दिखाने हैं, तो आंसर इज नो, नेट ऑफ कर दो। गुडविल ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व टू गुडविल, कैपिटल रिजर्व ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व टू गुडविल, बेसिकली नेट ऑफ कर दो, जेड़ा ज़्यादा वो रह जाऊगा, बाकी खत्म हो जाऊगा। ठीक हो गया, नेट ऑफ करना है। अब आ जाओ सेलर कंपनी के हाथ में, सेलर कंपनी के हाथ में क्या करना है आपने, जितने भी सेलर कंपनी के हाथ में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगे बैलेंस शीट में, रियलाइजेशन में लेके जाने, सिर्फ वही जो टेक ओवर कर लिए, बुक वैल्यू पे लेके जाने हैं। रिलेशन में एसेट और लाइबिलिटी ले जाओगे एट बुक वैल्यू, ले जाएंगे एट बुक वैल्यू ले जाएंगे। व्हाट इफ बैंक अकाउंट टेक ओवर कर लिया, रिलेशन में ले जाओ। बैंक अकाउंट टेक ओवर नहीं किया, अलग से लेजर खोल लो बैंक अकाउंट का। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड पेबल, सेलर कंपनी की बैलेंस शीट में डिविडेंड पेबल खड़ा है, क्या करोगे, डिविडेंड पेबल लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली, डिविडेंड पेबल कहाँ पे ले जाओ, रिलेशन में। और अगर डिविडेंड पेबल इंटरेस्ट पेबल जो सेलर की बैलेंस शीट में खड़ा है, बायर ने टेक ओवर नहीं किया तो पे कर दो, पे करने के लिए बैंक अकाउंट में से क्रेडिट कर दो और रिलेशन में ना लेके जाना, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेबल हो गया। सर व्हाट इफ रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर कर लिया, अगर मर्जर का केस हो, डजंट मैटर, रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा की ही हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएंगे, चाहे परचेज है, चाहे मर्जर है, चाहे रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर करे चाहे नहीं करे, डजंट मैटर, सारे रिजर्व एंड सरप्लस किधर जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएंगे। सेलर कंपनी के हाथ में एक तो बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, एक बनाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। सारी एसेट लाइबिलिटी टेक ओवर कर ले और रिलेशन, जो टेक ओवर नहीं किए एसेट का लेजर खोल दो, लाइबिलिटीज जो टेक ओवर नहीं किए पे ऑफ कर दो, कैश एंड बैंक कटा दो। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट से कैपिटल गई, इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो चले गए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चलेगी बस, और कुछ नहीं जाना। उसके बाद क्या करना, उधर वो बायर कंपनी ने शेयर इशू किए होंगे, प्रेफरेंस शेयर इशू किए होंगे, कैश दिया होगा, हमारे पास वो रिसीव होगा, उसकी एंट्री करो। बायर कंपनी के हाथ में जब एंट्री करी थी तो एंट्री करी थी लिक्विडेटर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू SPR, टू कैश, बायर कंपनी के हाथ में। पर सेलर कंपनी के हाथ में शेयर आएंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर डेबिट, या फिर इक्विटी शेयर्स ऑफ बायर कंपनी डेबिट, प्रेफरेंस शेयर ऑफ बायर कंपनी डेबिट, कैश डेबिट। डाउट ये है, बायर कंपनी के हाथ में जब इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट किया तो एट फेस वैल्यू क्रेडिट किया था, बकाया SPR में क्रेडिट किया था। इधर जब डेबिट करेंगे इक्विटी शेयर ऑफ बायर डेबिट, वो एट इशू प्राइस डेबिट करेंगे, एट कॉस्ट डेबिट करेंगे, मतलब इंक्लूडिंग ऑफ SPR का लेजर अलग से नहीं डेबिट करना। इक्विटी शेयर डेबिट, प्रेफरेंस शेयर डेबिट, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, ये वाली अमाउंट कहाँ पे जाएगी, सारी रियलाइजेशन में, PC रियलाइजेशन में क्रेडिट करते होते हैं, PC रियलाइजेशन में क्रेडिट करते होते हैं, ये सारी अमाउंट किधर चली जाएगी, PC इतनी अमाउंट रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर डेबिट, प्रेफरेंस शेयर डेबिट, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। सामान आ गया उधर से, जो सामान आया किसका है, इक्विटी और प्रेफरेंस वाले को दे दो उनको। उधर से बात हो क्या आई होगी कि इक्विटी को क्या देना है, प्रेफरेंस को क्या देना है, जितना भी देना है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर टू कैश।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर ऑफ बायर टू कैश। हो गया। नेक्स्ट काम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में जो बैलेंस निकलेगा उठा करके गेन लॉस रियलाइजेशन में। पहला काम एसेट लायबिलिटी रियलाइजेशन, दूसरा काम शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, तीसरा काम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, चौथा काम जो एसेट लायबिलिटी टेक ओवर नहीं की उसका लेजर, लायबिलिटी टेक ओवर नहीं किया तो कैश में से पे कर दो। पांचवा काम उधर से हमारे पास शेयर आएंगे और कैश आएगा, आ गया उसकी एंट्री, शेयर डेबिट, इक्विटी शेयर ऑफ बायर डेबिट, प्रेफरेंस शेयर ऑफ बायर डेबिट, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन कर दिया। जो आ गया बांट दो, किसको बांटना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। एंट्री उसकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर ऑफ बायर टू कैश, और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ बायर टू कैश कर दिया। प्रेफरेंस और इक्विटी को बांट दिया। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में बैलेंस फिगर निकालो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में जो बैलेंस फिगर बचेगा वो गेन या लॉस है, उठा करके इधर डालो, रियलाइजेशन में डाल दिया। अब रियलाइजेशन का गेन लॉस निकालो। जो रियलाइजेशन का गेन लॉस निकलेगा वो किधर डाल दो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। रियलाइजेशन का गेन लॉस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। अब अगर तो कैश अकाउंट खुला होगा तो कैश का बैलेंस बीडी, जो भी बैलेंस सीडी निकलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर का निकलेगा वो सेम होगा। जो कैश बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर दो। और अगर कैश का लेजर नहीं होगा फिर इक्विटी शेयर होल्डर का लेजर ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। इतना काम करके आपका पूरा अमेलगमेशन चैप्टर बायर के हाथ में, सेलर के हाथ में, मर्जर, परचेज, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड सारा खत्म।